नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। रोज की भांति आज 12:30 बजे आपके लिए लेकर आए हुए हैं टुडेज करंट अफेयर्स। ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी। यहाँ हम लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से डेली अपडेटेड करंट अफेयर्स विश्व घटना चक्र हिंदी माध्यम में दिए जाते हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर आधारित ये करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा और अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ का पढ़ें, कैसे पढ़ें। करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको कोई विशेष सामग्री एकत्रित नहीं करनी पड़ती है। यह विषय हमारे चारों ओर मौजूद है, जिसके लिए समाचार पत्र और वार्षिक गाइड जैसी बेसिक चीज से ही पूरी तैयारी की जा सकती है। सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक विद्यार्थी करंट अफेयर्स को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का संशय रहता है कि उन्हें कितना समय पुराना करंट अफेयर्स पढ़ना है। साथ ही यह भी सवाल उठता है कि छात्रों को परेशान करता है कि किसी पेपर के लिए करंट अफेयर्स का कौन सा विषय अधिक पढ़ना चाहिए। हम बता दें, करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको कोई विशेष सामग्री एकत्रित नहीं करनी पड़ती है दोस्तों। यह विषय हमारे आसपास ही मौजूद रहता है। इसीलिए हम यहाँ पर जो है लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज प्रतिदिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमने कल एक प्रश्न पूछा था कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में है। आपको याद होना चाहिए कि भारत के जो सीमा क्षेत्र है, जिसमें से जो भी देश आते हैं, जिसको लगभग हम सार्क देश कहते हैं, उन सार्क देशों में से सबसे ज़्यादा जो सीमा, लंबी सीमा जो है किस देश के साथ में है, तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। साथियों ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश का जो सीमा है, सबसे लंबी सीमा है, इसका सही आंसर है। और सबसे पहले जो आंसर देने वाले स्टूडेंट हैं वो है मुनीजा यादव। ध्यान दीजिएगा, हम अपने मोबाइल पर सबसे पहले जो मैसेज दिखाई देता है उसी का नाम यहाँ पर घोषित करते हैं, और दूसरे नंबर पर जो है परवेश संगवान है। दोस्तों, ये परवेश सांगवान जो है बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट है। आप भी बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट हैं, सभी हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं हो। मैं मुनीजा यादव और परवेश संगवान को लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। दोस्तों, आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके लिए ऑप्शन है जिनेवा, स्टॉकहोम, पेरिस या शिकागो। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जानकारी और जागरूकता का प्रसार करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस बार जो थीम रखा गया है हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, यानी कि सभी जगह और सभी के लिए सभी के लिए जो है हेल्थ कवरेज, मतलब स्वास्थ्य की पहुंच हो, ये विषय रखा गया है। इसका जो इतिहास है, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की वर्षगांठ के दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की थी। WHO ने 1948 में पहली बार जिनेवा में 7 अप्रैल को वार्षिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का फैसला किया था। तो ये सही आंसर जो है जिनेवा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र का ही हिस्सा है। इसका मुख्य काम दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नज़र रखना, उन्हें सुलझाने में मदद करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। स्थापना के समय इसके संविधान पर 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसकी पहली बैठक 24 जुलाई 1948 को हुई थी।
ध्यान दीजिएगा, अपनी स्थापना के बाद से WHO ने स्मॉल पॉक्स बीमारी को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है। फिलहाल WHO एड्स, इबोला और टीबी जैसे खतरनाक बीमारियों की रोकथाम पर काम कर रही है। ध्यान दीजिएगा, ये 194 देश WHO के सदस्य हैं दोस्तों। ये आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद नसीब किस देश के चुनाव में बहुमत मिला है? मोहम्मद नसीब को जो है किस देश के चुनाव में बहुमत मिला हुआ है, आपको सही आंसर देना है। ध्यान दीजिएगा, ये संसदीय चुनाव अभी हाल ही में हुआ है। वहाँ के देश के डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारी बहुमत मिला है उनको जो है, और यहाँ पर जो है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीब के नेतृत्व वाली ये डेमोक्रेटिक पार्टी ने 87 सदस्यीय सदन में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। 2008 में प्रजातंत्र की बहाली के बाद यह पहला अवसर है जब किसी एक राजनीतिक दल को संसद में बहुमत मिला है। नतीजों से जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीब की भी पुरजोर वापसी हुई है। ध्यान दीजिएगा, ये मालदीव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी बहुमत मिला हुआ है, और ये जो आपके मोहम्मद नसीब साहब हैं 2008 में जो प्रजातंत्र की बहाली हुआ उसमें जो है राष्ट्रपति बने थे। मालदीव सही आंसर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये INS शक्ति क्या है? INS शक्ति के बारे में आपको बताना है। INS शक्ति क्या है आपको बताना है। एक टैंकर जहाज का नाम है, मालवाहक जहाज का नाम है, या दोनों नाम सही है, या लड़ाकू विमान है। ध्यान दीजिएगा, चीनी नौसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में भारतीय नौसेना के 2 जहाज हिस्सा लेंगे। 2 जहाज हिस्सा लेंगे। कौन कौन सी जहाज? INS कलकत्ता भारतीय नौसेना की है। ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का प्रमुख जहाज है INS कलकत्ता, और वहीं INS शक्ति जो है एक टैंकर भी है और मालवाहक जहाज भी है। ये दोनों जो है इस 70वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेगा। और ये जो हो रहा है, चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना की ये वर्षगांठ है, और ये वर्षगांठ समारोह चीनी बंदरगाह चिकंदाओ पर 21 से 26 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाएगा। इस समारोह के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भारतीय नौसेना के जहाज INS कलकत्ता और INS शक्ति हिस्सा लेंगे दोस्तों। यानी कि दोनों आंसर सही है। एक टैंकर जहाज का नाम भी है और मालवाहक जहाज का नाम भी है, इसलिए C आंसर सही है। ये दोनों नाम याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? अमेरिका ने किन देशों के इस्लामी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है? ईरान, सऊदी अरब, बहरीन या उपरोक्त सभी? ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में अमेरिका ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ आक्रामक रणनीतिक कदम बढ़ाने के हिस्से के तहत प्रतिबंध का निर्णय लिया हुआ है। ये ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बोलते हैं उसको, CORPS कॉर्प्स कहते हैं। तो ये ईरान पर तो अभी प्रतिबंध लगाया है, लेकिन ये जो IRGC कहते हैं, जिसको इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का गठन जो है अप्रैल 1979 में हुआ था। ये ईरानी क्रांति के बाद में हुई थी। और ये जो आप अमेरिका ने पहले भी सऊदी अरब और बहरीन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है, इसलिए इसका जो सही आंसर है D है। अमेरिका ने ईरान, सऊदी अरब और बहरीन तीनों को जो है आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है, इसलिए D आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1B क्या है? H1B क्या है? H1B क्या है दोस्तों? एक जीवाणु का नाम है, एक वीजा का प्रकार है, एक रोग का नाम है, या एक तकनीक का नाम है? पहले आंसर दे दीजिए, देख लेते हैं किसका आंसर सही होता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, थोड़ा सा घुमावदार है। आपको सही 60 आंसर क्वेश्चन नहीं पूछता, उसका ऑप्शन भी सही 60 नहीं देता। इस तरह से घुमावदार रहता है। घुमावदार का प्रश्न का उत्तर जो है
बहुत ही सरल तरीके से आप दिया जा सकता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। अमेरिका ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारतीय पेशेवरों समेत विदेशी नागरिकों का जो लोकप्रिय H1B वीज़ा दिए जाने की संख्या 65,000 तक सीमित कर दी है। H1B वीज़ा गैर प्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को खासतौर से तकनीकी विशेषज्ञता वाले पेशे में नौकरी देने की अनुमति देता है। तकनीकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए इस वीज़ा पर निर्भर रहती है। तो इसका मतलब है H1B जो अमेरिका के एक वीज़ा का प्रकार है दोस्तों। ये बी आंसर सही है, अमेरिका का है, ये एक वीज़ा का प्रकार है जो सही आंसर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये लीजिए नए क्वेश्चन जो है, EST का पूरा नाम क्या है? EST का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हेवी टाइम, इलेक्ट्रॉनिक हाइपरटेंशन, इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको जो है बताना है दोस्तों। सही आंसर जो है EST कहा जाता है। तो शायद आपने उत्तर दे दिया है या उत्तर दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको जो है ठीक से समझा देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। EST का पूरा नाम यानी कि EST का पूरा नाम हम बता रहे हैं आपको जो है, ये इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप है। दुनिया को ब्लैक होल की पहली तस्वीर का जल्द ही दीदार होने का उम्मीद है। दुनिया भर के खगोलविद 10 अप्रैल को एक साथ 6 बड़े संवाददाता सम्मेलन करेंगे। इस दौरान इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप के पहले परिणाम की घोषणा करेंगे, जिसे मुख्य रूप से तस्वीर लेने के लिए बनाया गया है। ये इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप EST का पूरा नाम है दोस्तों। आप इधर उधर कन्फ्यूजन मत होइए हैं। आप जो है इसी तरह से अध्ययन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल ज़रूर होंगे। सफलता तब होगी जब आप लगन के साथ में कठोर मेहनत करेंगे, यानी कि आपकी मेहनत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग महासंघ की स्थापना कब हुई? भारतीय उद्योग महासंघ की स्थापना कब हुई? 1890, 1892, 1895 या 1899? हम आपको बता दें कि ये जो भारतीय उद्योग महासंघ है, जिसको CII कहते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई थी। यह एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है। इसके 9000 से अधिक सदस्य हैं। यह सदस्य सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर दोनों में से हैं। इनसे सूक्ष्म और लघु उद्योग को लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल हैं। ये भारतीय उद्योग महासंघ नीतिगत मुद्दों पर सरकार के साथ में मिलकर कार्य करता है। भारतीय उद्योग महासंघ के कुल 65 कार्यालय तथा 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। यहाँ पर जो 11 कार्यालय जैसे ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, चीन, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम तथा अमेरिका में भी इनकी कार्यालय है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सी जो है आंसर सही है। 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। 1895 बहुत पुरानी संस्था है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में या संगीत में या वन्य जीव संरक्षण में या पर्यावरण संरक्षण में दिया जाता है? दोस्तों आपको जो है सही आंसर देना है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको सही आंसर बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। अदम्य साहस दिखाने वाले को इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण यानी कि उसमें भी वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। इसके नाम से, चूँकि ये व्यक्ति जो है
है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाया होगा, तभी इसके नाम पर रखा गया है। ये वन्य जीव संरक्षण सही आंसर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर डॉप्सन इकाई किसके लिए है? डॉप्सन इकाई किसके लिए है? समताप की तापमान नापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, वायुमंडल की तापमान नापने के लिए, या प्रकाश संश्लेषण नापने के लिए? आपको जो है सही आंसर बताना है। क्या आंसर सही है? यहाँ पर जो है आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। हम आपको जो है डिटेल कर देते हैं। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फब्रे और हेनरी बिस्सोन ने की थी। ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत की खोज 1913 में वैज्ञानिक चार्ल्स फब्रे और हेनरी बिस्सोन ने की थी। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GMB डॉप्सन ने किया था। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। ध्यान दीजिएगा, इसकी मोटाई नापने के लिए जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। उन्हीं के नाम पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। इसका मतलब है कि बी आंसर सही है दोस्तों, बी आंसर सही है। आइए हम आज का क्विज लेते हैं। आज का क्विज है, आज का क्विज आपको उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिख कर देना है। अब आपका जो है उत्तर देने का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। इसके पहले आप नहीं दे सकते। यदि देते हैं तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। अब देखिए, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही आंसर आपको देना है। कैसे देना है? कमेंट्स बॉक्स में जाना है। कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो है आपको जो है उसका सही उत्तर देना है, ताकि हम जो सबसे पहला आंसर देंगे उनका नाम यहाँ पर पूरे शिद्दत के साथ में, बधाई के साथ में यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे और उनको हम शुभकामनाएं देंगे। ये थी आज की हमारी जो है टुडेज करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी। साथियों, आप इस तरह से मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगा ही। सफलता के लिए कोई सटीक तरीका नहीं है, केवल नियमित अध्ययन, प्रयास और कोशिश करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी आपने देखा होगा राजस्थान का जो बालक है, उन्होंने जो है IAS में टॉपर बना है, तो उसका इंटरव्यू ज़रूर सुनना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना मेहनत किया। नियमित अध्ययन से ही सफलता मिलेगी। आप रोज़ प्रतिदिन इस तरह से आदत बना लीजिए तो आपको सफलता मिलेगी ही। साथियों, आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ विदाई लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।